मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जरा तस्वूर करें, आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं और अचानक उनके गले में कोई चीज फंस जाए। वो बोल नहीं पा रहे, सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जहां सिर्फ चंद मिनटों के अंदर एक हंसती खेलती जान जा सकती है। वाकई ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जहां हर गुजरता सेकंड बहुत कीमती होता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दुरुस्त तरीका मालूम हो तो आप इस बदतरीन सूरत हाल को टाल सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के आज के इस अहम एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं और इस लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल को तफसील से समझते हैं। मेडिकल साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची बात बताऊं, हम अमूमन खांसी को कोई बीमारी या कमजोरी समझते हैं, राइट? लेकिन चोकिंग के दौरान खांसी की आवाज सुनना दरअसल एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव साइन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हवा का रास्ता अभी पूरी तरह ब्लॉक नहीं हुआ और जिस्म खुद इस फंसी हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी खांसने वाला मरीज दरहकीकत एक जिंदा मरीज है। खतरा तो तब होता है जब खांसी अचानक रुक जाए और मुकम्मल खामोशी छा जाए। ये एक रेड अलर्ट है कि अब फौरी एक्शन की जरूरत है। अच्छा, आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे उनका एक क्विक एजेंडा देख लेते हैं। हम समझेंगे कि एफपीओ आखिर है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, बड़ों और फिर खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट एड के असूल क्या हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि अगर मरीज बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसकी बुनियादी मेडिकल इस्तिलाह को समझते हैं कि ये माजरा है क्या। देखिए, एफबीओ दरअसल फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसे बिल्कुल आसान और सीधे अल्फाज में समझे ना तो ये इंसानी जिस्म के अंदर होने वाला एक अचानक मैकेनिकल फेलियर है। होता यह है कि कोई भी बैरूनी चीज़ हमारी सांस की नाली में जाकर फंस जाती है और ऑक्सीजन का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देती है। और ये तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर हमारा दिमाग और जिस्म सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ही दम तोड़ने लगते हैं। अब ये रुकावट मुख्तलिफ उम्र के लोगों में मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होती है। छोटे बच्चों की बात करें तो उनके लिए तो घर की आम चीज़ें ही खतरा बन जाती हैं, जैसे सिक्के, छोटे खिलौने, टॉफ़ियाँ, साबित अंगूर या फिर मूंगफली। बच्चे तो हर चीज़ मुंह में डालते हैं ना, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ बड़ों में ये मसला उमूमन खाना खाते हुए होता है। गोश्त का कोई बड़ा टुकड़ा, रोटी का निवाला, कोई हड्डी या फिर बुजुर्गों में दांतों की प्लेट का फंस जाना। ये बज़ाहिर आम सी लगने वाली चीज़ें किसी की भी जान को पलक झपकते खतरे में डाल सकती हैं। अब चलते हैं इस मसले की तशख़ीस की तरफ, क्योंकि रुकावट कितनी शदीद है इसका दुरुस्त अंदाज़ा लगाना फर्स्ट एड का सबसे अहम और पहला कदम है। यहाँ हमें दो मुख्तलिफ कंडीशंस को समझना है। पहली है जुज़वी रुकावट यानी माइल्ड चोकिंग। इसमें इंसान खांस सकता है, बोल सकता है और कुछ हद तक सांस भी ले सकता है। ऐसे में आपने कुछ ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस उन्हें खांसने का बोलें। लेकिन दूसरी तरफ है मुकम्मल रुकावट यानी सीवियर चोकिंग। ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें मरीज ना कुछ बोल पाता है, ना सांस ले पाता है। वो घबराहट में अपने गले को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। आपको इन शदीद अलामात को बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। होता क्या है कि अचानक सांस रुक जाती है, बोलने में इंतहाई मुश्किल होती है, मरीज शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है, खांसी गायब हो जाती है और सांस खींचने पर एक अजीब सी सीटी या वीजिंग की आवाज़ आती है। मरीज अपने गले को दोनों हाथों से सख्ती से पकड़ लेता है, उसके होंठ नीले पड़ने लगते हैं और अगर फौरन मदद ना मिले तो वो बेहोश होकर गिर भी सकता है। ये सब वो अलार्मिंग साइंस हैं जिन्हें आपने चंद सेकंड्स के अंदर पहचानना है। अलामात को पहचानने के बाद अब बारी आती है एक्शन की। तो आइए देखते हैं कि होश में मौजूद बड़ों के लिए फर्स्ट एड के उसूल क्या हैं। किसी भी इमरजेंसी में ना शुरू के चंद लम्हात गेम चेंजर होते हैं। सबसे पहला कदम तो यह है कि जल्दी से देखें कि आसपास का माहौल महफूज है या नहीं। उसके बाद फौरन मरीज के पास जाएं और उनसे पूछें, क्या आपको चोकिंग हो रही है? क्या आपके गले में कुछ फंसा है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि आया वो बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई जवाब ना मिले और वो सिर्फ इशारे करें तो समझ जाएं कि अब आपको फिजिकल एक्शन लेना होगा। चलें, अब जरा टेक्निक को समझते हैं। सबसे पहले हमने देने हैं 5 बैक ब्लोज यानी पीठ पर ज़रबें। तरीका यह है कि मरीज को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं ताकि कशिश शकल भी हमारा साथ दे। फिर अपने हाथ की एड़ी यानी हील का इस्तेमाल करते हुए मरीज के दोनों कंधों के बिल्कुल दरमियान 5 इंतहाई जोरदार ज़रबे लगानी हैं। और हाँ, याद रहे, हर ज़रबे के बाद जल्दी से चेक भी करना है कि फंसी हुई चीज़ बाहर आई या नहीं। लेकिन क्या हो अगर इन 5 ज़रबों से भी चीज़ ना निकले? तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्लिक मैन्यूवर, जिसे एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं।
करना यह है कि मरीज के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाएं, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और उसे मरीज की नाफ से थोड़ा सा ऊपर रखें। फिर अपने दूसरे हाथ से उस मुट्ठी को मजबूती से पकड़ें और पूरी ताकत के साथ अंदर और ऊपर की तरफ 5 बार जोरदार झटके दें। इससे होगा ये कि फेफड़ों के नीचे मौजूद डायाफ्राम पर प्रेशर पड़ेगा और अंदर की हवा किसी कॉर्क की तरह उस चीज को बाहर उछाल देगी। तो बेसिक रूल ये हुआ कि आपने एक लूप बनाना है, 5 बैक ब्लोज और फिर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। इन दोनों को बारी बारी दोहराते रहना है। कब तक? जब तक कि वो चीज़ बाहर ना आ जाए और मरीज की सांस बहाल ना हो जाए, या फिर खुदा न खास्ता मरीज बेहोश ना हो जाए। इस बीच आपने हिम्मत नहीं हारनी और अमल नहीं रोकना। अब यहाँ पर एक इंतहाई ज़रूरी सवाल पैदा होता है, क्या ये हाइमलिक मैन्यूवर हर किसी पर ट्राई किया जा सकता है? ये जानना लिटरली एक और जान बचाने के बराबर है। इस रोल में एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। अगर मरीज कोई हामला खातून है या कोई ऐसा शख्स है जो शदीद मोटापे का शिकार है, तो उन पर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी पेट पर झटके हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। इससे उनके अंदरूनी आज़ा को बहुत डैमेज हो सकता है। इसका मुतबादल ये है कि आप पेट के बजाय उनके सीने के दरमियानी हिस्से पर झटके देंगे। इसे हम चेस्ट थ्रस्ट कहते हैं। टेक्निक और फोर्स बिल्कुल वही रहेगी, बस आपकी पोजीशन पेट से हटकर सीने पर आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही हसास कैटेगरी की बात करते हैं, यानी 1 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे। यहां पर फर्स्ट एड के उसूल बिल्कुल ही बदल जाते हैं। छोटे बच्चों के केस में सबसे पहला और सख्त उसूल तो ये है कि उन पर हाइमलिक मैनूवर कभी इस्तेमाल नहीं करना। इसका सही तरीका यह है कि बच्चे को बहुत एहतियात के साथ अपने एक बाजू पर उल्टा लिटाएं। ध्यान रखें कि बच्चे का सर उसके जिस्म से थोड़ा नीचे की तरफ हो। फिर उसके कंधों के दरमियान 5 दफा नरम लेकिन फर्म बैक ब्लोज दें। अगर फिर भी चीज ना निकले तो बच्चे को सीधा करें और उसके सीने की हड्डी पर 2 उंगलियों की मदद से 5 चेस्ट थ्रस्ट दें और बस इसी अमल को बार बार दोहराते रहें। अब हम इस पूरी गुफ्तगू के सबसे नाजुक और क्रिटिकल हिस्से की तरफ आते हैं, वो लम्हा जब मरीज मुसलसल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होश खोने लगता है। देखिए, अगर चोकिंग का मरीज बेहोश होकर गिरने लगे तो अब सूरत हाल टोटली बदल चुकी है। सबसे पहले तो मरीज को सहारा देकर एहतियात से जमीन पर बिल्कुल सीधा लिटा दें और अब वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन एम्बुलेंस या मेडिकल इमरजेंसी हेल्प को कॉल करें, क्योंकि अब सिर्फ पीठ ठोकने या झटके देने का वक्त गुजर चुका है। अब आपको फौरन सीपीआर स्टार्ट करना होगा। और सीपीआर के हवाले से आपने बस ये एक नंबर याद रखना है, 30। आपने बेहोश मरीज के सीने पर 30 मरतबा दबाव डालना है, जिसे हम चेस्ट कंप्रेशंस कहते हैं। इस दबाव का डबल फायदा होता है। एक तो ये दिल को पंप करता है और दूसरा ये सांस की नाली में मौजूद रुकावट को भी धकेलता है। इन 30 कंप्रेशंस के बाद आपने हर बार मरीज का मुंह खोलकर चेक करना है कि क्या फंसी हुई चीज नजर आ रही है, और फिर 2 मरतबा उनके मुंह के जरिए सांस यानी रेस्क्यू ब्रीथ्स देनी है। अच्छा, इस सारी भाग दौड़ में कुछ काम ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने। पहला, कभी भी ब्लाइंड फिंगर स्वाइप मत करें, यानी मुंह में बगैर देखे उंगली मत डालें, इससे वो चीज और भी अंदर जा सकती है। दूसरा, किसी चोकिंग के मरीज को खुदारा पानी मत पिलाएं, भाई उनकी सांस का रास्ता तो पहले ही बंद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक मत करें, चाहे सूरत हाल कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो। आपने अपने होश व हवास कायम रखने हैं, क्योंकि घबराहट में आप कभी दुरुस्त फैसला नहीं कर पाएंगे। तो जनाब, इस तफसीली जायजे को हम इस एक सोच पर ख़त्म करते हैं कि इमरजेंसी कभी किसी को बताकर नहीं आती। ये घर पर, ऑफिस में या आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में किसी भी वक्त हो सकती है। सवाल बस ये है कि जब ऐसा हो तो क्या हम पैनिक करेंगे या फिर आगे बढ़कर किसी की ज़िंदगी बचाएंगे। फर्स्ट एड की ये मालूमात सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बका का वो ताकतवर टूल है जो हम सब के पास होना चाहिए। इसे याद रखें और ज़रूरत पड़ने पर एक हीरो बनकर किसी की जान बचाने के लिए तैयार रहें।